है। तो जब जब साधन पहुँचे, अभी हमारा वो आत्मा परमात्मा में सुख है, ये कहने बोलने की बात है। कौन मानेगा इस देश में कि आत्मा परमात्मा में कुछ सुख होता है? हमारे घरों को देख के, हमारे टूटते हुए घरों को देख के, टूटते हुए संबंधों को देख के, है ना, जिधर हम सारा सुख 24 घंटे जो हम कर रहे हैं उसी में सुख है। इसका मतलब है कि बहुत सारी बातें हमने सुनी जरूर हैं, लेकिन सही अर्थों में जिंदगी में सुख कहाँ है? तो जब तक पैसा नहीं था तो हमारा सुख आपस में तीज त्योहार मनाने में था, आपस में कुछ गाना, कुछ नृत्य, कुछ धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ों में था। अब सबके पास मोबाइल आ गया, सारा सुख मोबाइल में है और सबकी उंगली चालू ही रहती। तो धीरे धीरे आप देखेंगे तो पूरा माहौल बदल रहा है। इस बदलते हुए माहौल में अभी मैं कबीर परंपरा गुजरात की बात कर रहा था, उनके गुरुजी का यह कहना था कि धीरे धीरे हमारे संप्रदाय की संख्या घटती जा रही है। हमारे संप्रदाय के लोग या तो किसी दूसरे संप्रदायों में शामिल हो रहे हैं, या उनको अब ज़्यादा रुचि, आने वाली पीढ़ियों में अब उतनी रुचि नहीं है। तो मुझको लगता है कि चाहे हम परिवार के रूप में देखें तो हमारी परिवार के रूप में भी यही स्थिति है कि हम माँ बाप जिन आस्थाओं के साथ थे, क्या हमारे बच्चे उन्हीं आस्थाओं के साथ आगे बढ़ेंगे? एक परिवार की स्थिति देखें तो भी वही है, एक संप्रदाय की स्थिति देखें तो भी वही है ना। गुजरात में एक पटेल समाज बहुत बड़ा है, तो वहाँ पटेल समाज में दो भाग हैं, एक लेवा पटेल है, कड़वा पटेल। दोनों में आपस में दूरियां हैं। तो मैंने पूछा ये दूरियां क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारी देवी अलग है, उनकी देवी अलग है। तो दोनों समाजों की देवियां अलग अलग हैं, इसलिए वो समाजों के लोग, कुछ लोग आपस में शादियां करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। मैं देखो तुम लोग तो समझोगे नहीं, पर तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों में ये दूरियां नहीं रहेंगी, वो एक हो जाएगा। तो समाज के बड़े लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। बोले हम लोग इतने बड़े बड़े सम्मेलन करके उसको एक करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रयासों से तो वो एक हो नहीं रहा है। मैं देखो तुम्हारी देवियां अलग अलग हैं, और तुम कितना भी सम्मेलन करो तुम्हारी देवियां अलग अलग ही रहने वाली हैं, पर तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की देवी एक है। बोले वो कैसे? मैं बोला वो श्री देवी ही है। कुछ जल रहा है? हेलो? हाँ जी, बढ़िया। तो आने वाली पीढ़ियों की देवी एक ही है और वो श्री देवी है। तो अब सारी पीढ़ियां एक हो जाएंगी आने वाले समय में, उनमें दूरियां नहीं रहेंगी। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में हम सही अर्थों में ज़िंदगी को पहचान रहे हैं या ज़िंदगी का एड्रेस गलत है, इस बात को हमको, तो आज हम थोड़ी सी कोशिश इस बात पे करेंगे, कहीं हमारा एड्रेस तो गलत नहीं है, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चलिए मैं बात को शुरू करता हूँ। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? हाथ उठाएं। कितने लोग जॉब करते हैं? बहनों में से भी कितने लोग जॉब करते हैं? गुड। वैसे जो लोग बाहर जॉब नहीं करते हैं, तो घर की व्यवस्था देखना भी एक प्रकार का जॉब ही है, ऐसा मानते हो कि नहीं मानते? जॉब मतलब काम। तो पुरुष हैं वो घर के बाहर जाके काम करते हैं, कुछ बहनें भी घर से बाहर जाके काम करती हैं, लेकिन हम कुछ बहनें हैं जो घर में अपनी जिम्मेदारियों को संभाले हुए हैं। तो हम घर के अंदर हैं तो भी एक जॉब कर रहे हैं, बाहर है तो भी एक जॉब ही कर रहे हैं। लेकिन मैं अब आपसे दो प्रश्न पूछता हूँ। जैसे, हाँ जी, अब हम जितनी बातचीत करेंगे, हम चर्चा करेंगे, है ना, तो आपको मैं जो कहूँगा उसको आप सुनिए और उस पर आपकी प्रतिक्रिया, आप क्या उस पर बोलते हैं, उस पर साथ साथ चर्चा करते जाएंगे। जैसे मैंने बात को यहाँ से शुरू किया
कि यदि ज़िंदगी का एड्रेस ही गलत है तो कितने घंटे मेहनत करें कि हम सफल हो जाएंगे। गई भैंस पानी। तो मैं यदि बात को इस तरह से कहूँ कि दोनों में से क्या ठीक है, ये तो ठीक नहीं। कि जॉब सेंटर में है और उसके चारों तरफ हम जिंदगी को सजाते हैं, जिंदगी की बगिया सजाते हैं। एक दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जिंदगी सेंटर में हो और उसके चारों तरफ जॉब को सजाएं। दोनों में से क्या ठीक है? तो चलिए मैं वोटिंग करा लेते हैं। तो कितने लोगों को पहला ऑप्शन ठीक लगता है? हाथ उठाएं। कितने लोगों को पहला ऑप्शन ठीक लगता है कि जॉब सेंटर में है और उसके चारों तरफ जिंदगी को सजाया जाए? हाथ उठाइए। फिर मैं ये भी पूछूंगा कितने लोगों को यही समझ नहीं आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। यदि आपने दोनों बार हाथ नहीं उठाया, हाथ नहीं उठाने का ऑप्शन नहीं है ना, हाथ तो उठाना ही है। या तो पहली बार में उठाओगे या दूसरी बार में उठाओगे। यदि दोनों में सहमत नहीं हो तो बताओगे कि क्यों नहीं उठाया, ठीक है? इसलिए सभा में बैठा हर व्यक्ति बराबर पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर से पूछता हूँ, जिंदगी को हम जैसा हम जी रहे हैं पहली सांस से लेकर अंतिम सांस तक, एक डिज़ाइन ये है कि जॉब को सेंटर में रखा जाए और ज़िंदगी को उसके चारों ओर सजाया जाए, ठीक है? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ज़िंदगी को सेंटर में रखा जाए और जॉब को उसको चारों ओर सजाया जाए। क्या ठीक लगता है? तो वोटिंग कर लेते हैं। कितने लोगों को लगता है कि पहला ऑप्शन ठीक है? पहला ठीक है, हाथ उठाएं। जिनको सहमत हैं वो 1 2 3 4 4 हाथ। कितने लोगों को लगता है कि दूसरा ऑप्शन ठीक है? ओह, सारे ही समझ रहे। अब मैं तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं। देखो, ये रिकॉर्डिंग आप करवा रहे हो, अच्छी बात है, पर नहीं भी करोगे तो ये सब बहुत सारा यूट्यूब में है। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार भाई जी नमस्कार। इनको बोलिए, जब तक सभा मैं चला रहा हूँ आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। जब आराम से सामने, आप परेशान मत होइए। हाँ जी, हाँ जी, बैठ जाइए आराम से आप लोग। हाँ, बताइए क्या बोल रहे हैं? बैठे हुए लोग हैं, हाँ, बोर्ड नहीं दिखता है। बोर्ड कितने लोगों को बोर्ड नहीं दिख रहा है? हाथ उठाइए। एक मॉडल है कि जॉब सेंटर में रहे और ज़िंदगी को चारों तरफ सजाया जाए। दूसरा मॉडल है कि ज़िंदगी सेंटर में रहे, जॉब को चारों तरफ सजाया जाए। दोनों में से आप 4 लोगों ने पहले मॉडल पे हाँ किया, अधिकांश लोगों ने दूसरे मॉडल पे हाँ किया, है ना? इसका मतलब ये हुआ, तीसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तीसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यदि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखा जाए तो हम पहले वाले मॉडल को प्रैक्टिस कर रहे हैं कि दूसरे वाले मॉडल को प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाथ उठाइए। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो आप अधिकांश लोगों ने कहा कि पहला मॉडल गलत है, लेकिन प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस वही कर रहे हैं जो गलत है। इसलिए बहुत मेहनत करके कुछ नहीं होगा, कितनी भी मेहनत कर लीजिए।
हर आदमी को अपनी उम्र के साथ साथ दुखी होना है, ये पक्का है। सवाल इतना ही है, कोई बच्चे से दुख पाएगा, कोई बीवी से दुख पाएगा, कोई व्यवसाय से दुख पाएगा, है ना, कोई अपने अंदर से दुख पाएगा, कोई भूतकाल से दुख पाएगा, कोई भविष्य को सोच के दुख पाएगा। तो दुख पाना हमारी नियति है, नेचर में दुख नहीं है। हमने जिंदगी के मॉडल को ठीक से नहीं पहचाना है, इसलिए हम दुखी हैं और हम दुखी रहेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाएं, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम जिंदगी को समझने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक कोई दूसरा हमारी मदद कर नहीं सकता है। तो दोस्तों, मैं इसको और रिग्रेस कर देता हूँ और इसको मैं एक्चुअल पे ला दूँ, तो वाकई में सच्चाई तो ये है कि हम ना पहले मॉडल में हैं ना दूसरे मॉडल में हैं। सच्चाई तो ये है कि ना हम पहले मॉडल में हैं ना हम दूसरे मॉडल में हैं। हमारे लिए सेंटर में भी जॉब है और बाहर भी जॉब है। हम खड़े यहाँ पे, इसलिए घर में खाना बनाना भी एक जॉब है। हम क्या बोलते हैं, शादी में किसी को पैसे दे के आ गए तो क्या बोलते हैं, व्यवहार करके आ गए। वो पैसे देना व्यवहार नहीं होता है। तो हमारे लिए सब कुछ पैसा है। पैसा कहाँ से आएगा वो इम्पॉर्टेंट है और पैसा कहाँ जाएगा वो इम्पॉर्टेंट है ना। अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद के ला देना भी जॉब है, अपने बच्चों को खाना खिला देना भी जॉब है। कम से कम इतनी चर्चा से कितने लोगों को ये क्लैरिटी बन रही है कि कम से कम जॉब और जिंदगी दो अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा कितने लोग पहचान पा रहे हैं। जॉब और जिंदगी दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये कितने लोग पहचान पा रहे हैं इस चर्चा से। कितने लोगों को जॉब और जिंदगी एक ही लग रहा है, अलग अलग है ऐसा हम नहीं पहचान पा रहे हैं। ठीक, चलो आप में से कितने लोग थोड़ा सा बोल के बताओ कि जॉब और जिंदगी कैसे अलग है। अधिकांश लोगों ने हाथ उठाया। कितने लोग ये बोल के बताएंगे कि आपके अनुसार जॉब और जिंदगी में क्या अंतर, बताइए। माइक दीजिए, कौन बोलेंगे। जॉब और जिंदगी में क्या अंतर है, क्या किसको जॉब बोलेंगे और किसको जिंदगी बोलेंगे। बोलिए बोलिए, बैठ के बोलिए। जी हेलो हेलो जी, हाँ हेलो 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 हेलो। सोच के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करता है। तो क्या सोचना जिंदगी कहलाएगा? इंपॉर्टेंट तो है क्या, पर क्या सोच जिंदगी कहलाएगा? एक एग्जाम्पल देके बताएं कि जिंदगी क्या है। जैसे हमने कह दिया, शायद उनका काम कोई नहीं, वो काम तो मैं करूंगा ही जनता के हित के लिए। उसको ही आप खुली हम लोगों को बताएं। जी जी। उसके बाद निचोड़ अगर आप पूछोगे तो सारे आपका प्रवचन का निचोड़ हम लोग सफलीभूति से हम लोग बता देंगे आपको। जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो हो गया, आपकी बात आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यदि मैं फिर से सभा से पूछूं, जैसे मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, या मैं खाना बनाता हूं, है ना, या घर में कुछ और काम करता हूं। यदि जॉब की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम ये बता सकें कि जॉब मतलब ये है। लेकिन यदि मैं कहूं कि कोई एक एग्जाम्पल देके बताओ कि ये जिंदगी है, तो क्या एग्जाम्पल देंगे? ठीक हो गया? अब ये सोचना पड़ रहा है
कि ज़िंदगी, यदि हम ज़िंदगी को मैं कैसे पहचानूं। हाँ जी, माइक दीजिए आगे, आगे एक माइक उधर रखिए, एक माइक इधर रखिए। हाँ जी, पुराने लोग नहीं बोल। हाँ जी, जैसे घर में कुछ बात होती है, हेलो, तो जैसे हम खाना बना लिए तो उसका अरे यही तो मेरी जिंदगी है, हाँ, ऐसा बोल देते हैं। तो यही तो मेरी जिंदगी है। हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जॉब ही जिंदगी है। हाँ जी जी जी। तो खाना बना दिया, ये जॉब में आएगा कि जिंदगी में आएगा? जिंदगी में आएगा। जैसे कुछ काम हो जाते हैं घर में, यही तो हमारी जिंदगी है, यही तो हमारी जिंदगी है। ऐसे हम लोग बोलते हैं। हाँ, सब बोलते हैं। हाँ जी, भाई साहब को दीजिए। रूटीन है सर। मुझे लगता है जॉब केवल एक साधन है कुछ चीज़ों को पाने का, और ज़िंदगी मुझे ऐसा जब मैं अपने आप क्या करते हैं? सर मैं अभी एनजीओ में हूँ सर अभी फ़िलहाल, और बस्तर वगैरह में काम करता था, अभी फिर वापस यहाँ रायपुर आया हुआ हूँ। तो सर मुझे लगता है ज़िंदगी जब मैं अपने भाई के बच्चों के साथ खेलता हूँ ना, मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे ज़िंदगी लगती है सर। जब मैं अपने भाई के बच्चों के साथ खेलता हूँ। आपकी शादी नहीं हुई? हो गई है सर, बच्चे नहीं आए। अच्छा, जब मैं अपने भाई के बच्चों के साथ खेलता हूँ तो मुझको बहुत अच्छा लगता है, और ये लगता है कि ये ज़िंदगी है। जी सर। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल देके थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया कि ज़िंदगी को थोड़ा सा अलग बताया, है ना? बढ़िया, कम से कम बाकी चीज़ों से आपका एग्जाम्पल बेहतर है। बढ़िया। और कोई कुछ बोलने का मन है या मैं आगे चलूँ? हाँ, पीछे कुछ बोल रहे हैं, पीछे माइक दे। आप कुछ बोल रहे हैं? जी, जिंदगी अगर है तो जॉब करने की गुंजाइश है, और अगर ज़िंदगी ही नहीं है तो जॉब का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए ज़िंदगी और जॉब दोनों अलग अलग हैं। जी, बढ़िया। पीछे भाई सब कुछ कर। यदि मैं जॉब को कर्म से यदि रिलेट करता हूँ तो आदमी को कर्म तो, ज़िंदगी तो अपनी जगह है, ऊपर वाले ने दिया है ज़िंदगी, लेकिन आप तक जब जिंदगी है क्या? आप जब आदमी ने, माँ ने पैदा किया है तो वहाँ से उसकी ज़िंदगी चालू हो गई है। जिंदगी मतलब सांस चालू हो गई है? मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे और बता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन आप यदि कर्म करेंगे, आप जितने अच्छे कर्म करेंगे आपकी ज़िंदगी अच्छी संवरती जाएगी। कर्म में क्या करेंगे? जैसे मैंने आप ही का एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने अभी कर्म करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरा एग्जांपल ना लो, अपना ही ले लो। क्योंकि कर्म अच्छे हैं तो ज़िंदगी अच्छी सुधरेगी। अच्छे कर्म किसको बोलते हैं? वही एग्जांपल मैं आपको बता, अच्छे कर्म जैसे आप किसी का उपकार कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, किसी को अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, ये आपके भी एक कर्म है। और बहुत सारे कर्म भी हैं जो आपसे ज़िंदगी से रिलेटेड रहते हैं जी। तो आप कर्म करेंगे तो ज़िंदगी संवरेगी। ऐसा चलो मान लेते हैं आपकी बात। तो देखिए, एक क्लैरिटी हमारी ये बनी, इसका मतलब है, और डे बाय डे हमारी ज़िंदगी अच्छी बन रही है कि गिला शिकवा शिकायत बढ़ रहे हैं? उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों की संख्या और अपनों का अपनापन घटता हुआ दिखाई देता है कि बढ़ता हुआ दिखाई देता है? जोर से बोलो, और जोर से। घटता हुआ। तो जिंदगी की कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में? जिंदगी समझ में आई कि नहीं आई? जोर से बोलो। नहीं आई। आई होती तो जिंदगी की कंपनी प्रॉफिट में होती। गई भैंस? इतना ही है। तो छोटी सी चर्चा, कितनी देर की चर्चा? मात्र 5 मिनट की चर्चा में हम सब जो 24 घंटे कर रहे हैं वो ध्वस्त हो जाता है, जो हम बहुत मेहनत से कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, पर मैं बहुत जोर से कह रहा हूं कि वो इनकम्प्लीट है, अधूरा है, और अधूरापन अधूरा ही रहता है, उसमें कितनी ही मेहनत क्यों ना की जाए। इसका मतलब है कि पहले हमको ये पहचानने की ज़रूरत है कि जॉब और ज़िंदगी अलग अलग क्लियरली क्या है। और विशेष रूप से यदि ये माँ को पता नहीं होगा, क्योंकि देखिए लगभग मुझको लगता है कि भारतीय परंपरा में भी और बाहर भी बच्चे का जो शुरुआती दौर है वो माँ के साथ है।
और लगभग माँ के सोच गर्भ काल से ये कहा जा रहा है कि लगभग गर्भ में 4.5 महीने से बच्चा सुनने का काम करता है और माँ के भाव और विचार को वो लगातार सुनता है और उसका प्रभाव उसकी चेतना पे, उसकी ज़िंदगी पे पड़ता है। और बाहर आने के बाद भी परिवार की मानसिकता का प्रभाव बच्चे की ज़िंदगी पे ज़्यादा पड़ता है। 3 साल के बाद बाहर उसके मित्रों का, जिनके साथ वो उठता बैठता है, खेलता है, उनका प्रभाव और धीरे धीरे समाज का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। लेकिन ये एक बहुत गहरा तथ्य है और बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यदि माँ को ये क्लैरिटी नहीं है कि ज़िंदगी और जॉब में क्या फ़र्क है, तो उसका नींव ही गलत बैठ गया। अब उस नींव को ठीक करना बहुत आसान नहीं होगा। जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतना चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल होता जाता है। तो मुझको लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत सुखद बात है कि लगभग सभा में 50-50 की संख्या है। 50% बहनें हैं, 50% भाई हैं। जोरदार तालियां। ये कैसे हो रहा है? अक्सर सभाओं में महिलाओं की संख्या कम होती है। हाँ, वो प्रवचन वालों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो चलिए, तो बिना किसी विलंब के मैं आपके सामने ज़िंदगी को लाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कुछ बातें बहुत क्लैरिटी से आपके सामने आ जाएं। जो चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इस चर्चा को करने का तरीका है कि जो कुछ भी कहा जाएगा ये एक प्रस्ताव है। और बेसिकली ये प्रस्ताव कहाँ से आ रहा है? तो ये एक मध्यस्थ दर्शन नाम का एक नया अनुसंधान हुआ है, जिसको परिचय के रूप में जीवन विद्या शिविर के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या क्या नहीं किया जाता है? तो नंबर 1, आपको कुछ भी मानने के लिए नहीं कहा जाता है। जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको आपको मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम चीज़ों को जानना चाहते हैं। कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। सामान्यतः जीवन विद्या शिविर 8 दिन का होता है। 8 दिन का आवासीय शिविर होता है, रेजिडेंशियल वर्कशॉप होता है, जिसमें कि ज़िंदगी को लेके और एक पूरी क्लैरिटी हमारी आ जाए और हमको एक कॉन्फिडेंस आ जाए और हमारे परिवार में हमारा जीना होने लगे। जीना तो अपने परिवार में होगा, उसको धीरे धीरे समझेंगे। एक बार भी चाहिए शब्द का इस्तेमाल शिविर में नहीं होता है। 8 दिन में एक बार भी चाहिए शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। किसी तरह का उपदेश नहीं होता है, ये करो इसलिए ये करो और ये ना करो, ये दोनों भाषा का प्रयोग नहीं होता है। यदि आप अपने परिवार में ये 5 काम नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे? अपने परिवार में दूसरे को कोई बात मानने के लिए नहीं कहना है, कोई चीज़ छोड़ने के लिए नहीं कहना है, चाहिए शब्द का उपयोग ना हो, किसी तरह का उपदेश ना हो, और ये करो ये ना करो इस भाषा का प्रयोग ना किया जाए, तो आप क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? हाँ, उसके बाद जीना ही बचा, उसके बाद जीना ही बचा। लेकिन फिर भी इसके बिना भी बात करने की शैली हो सकती है, और मुझको लगता है कि आज इस बात की आवश्यकता है। आज लगभग बच्चे सुनने की, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, बच्चे और माँ बाप के बीच में संवाद बढ़ रहा है कि घट रहा है? और धीरे से घट रहा है कि तेजी से घट रहा है? तेजी से घट रहा है। आपस में सुनने की स्थितियाँ नहीं रह गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। और मुझको लगता है कि जितनी बात मैंने अभी आपके सामने की है, उसको रखने के लिए मैं 2 पॉइंट को आपके सामने खोलता हूं, ताकि हमारी चर्चा आगे बढ़ सके। देखिए, 2 शब्द मेरे को लगता है बहुत पावरफुल हैं और दिल्ली में काफ़ी बड़ा रिस्पांस मिला। ओपनिंग जितनी क्लियर हो पाई, जिंदा रहना और जीना, ये 2 शब्द हैं।
तो बताइए कितने लोगों को लगता है कि जिंदा रहना और जीना दो अलग अलग शब्द हैं या एक ही शब्द है? जैसे अभी तक हमको लग रहा है कि जॉब और ज़िंदगी एक ही तो है, कि खाना बना लिए तो हमको लग रहा है कि यार अपनों के साथ जी लिए, तो बहुत सारा, या मेरी जॉब अच्छी हो गई, मेरा पैकेज अच्छा हो गया, तो मुझको लगता है कि ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई। तो बेसिकली हमारी जॉब और ज़िंदगी में हम बहुत डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो जिंदा रहना और जीना कितने लोगों को लगता है कि ये दोनों अलग अलग है? चलो कौन बोलेगा, कौन बोलेगा कैसे अलग अलग है? माइक दीजिए इनको, बीच में बहन जी को माइक दीजिए। गुड। जिंदा रहना एक मजबूरी है हमारी, क्योंकि हम मर तो सकते नहीं अपनी इच्छा से। हाँ, और आजकल वैसे मरने के आसान तरीके आते हैं। और जीना एक कला है जो आप सिखाएंगे। कोशिश करेंगे। हाँ जी, और कोई? जिंदा रहना और जीने में क्या फ़र्क है, कौन बताएंगे? पीछे एक माइक दीजिए, पीछे। हाँ, मनुष्य शरीर पाए हैं तो जिंदगी का एक निश्चित उद्देश्य लेकर के चलेंगे, तो निश्चित उद्देश्य लेकर के सही दिशा में चलेंगे तो हमारी जिंदगी है। तो और किसी भी परिस्थिति में यदि हम रह रहे हैं, केवल हमारा प्राण है और हमारी गतिविधि अनियंत्रित रूप से चल रही है, तो जीना है, जी रहे हैं। लेकिन यदि हम सही दिशा में होकर के अपने जीवन यापन कर रहे हैं, हम अपने उद्देश्य की ओर सही दिशा में जा रहे हैं, तो वो जिंदगी। तो आपने कहा कि उद्देश्य के साथ जीना होता है, उद्देश्य नहीं है तो जिंदा रहना होता है। और कोई? और कोई? पीछे दीजिए, बहुत बढ़िया। सिंपल सा डिफरेंस ये हो, जिंदा रहना मतलब विदाउट सेटिस्फैक्शन और जीना मतलब सेटिस्फैक्शन के साथ। चलिए, बहुत बढ़िया। सेटिस्फैक्शन है तो जीना है, और सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो जिंदा रहना है। और कोई? सर आपने थर्ड पार्ट में जॉब प्लस जॉब जो बोले हैं, वही जिंदा रहना है। जॉब थर्ड तो जॉब जो है जिंदा रहना है, नीचे, और जिंदगी जो है जीना है। पूरी जिंदगी काम करते करते निकल गई, थोड़ा भी सुख नहीं मिला, आओ वही जिंदा रहना है। वही जिंदा, पूरी जिंदगी मेहनत किया और कोई सुकून नहीं, बच्चे पैदा नहीं हुए तो मंदिर मस्जिद दरगाह जाके मन्नतें मांगी, और बच्चे पैदा हो गए तो होते ही मर जाता तो अच्छा था। तो अच्छा, जब बच्चे नहीं हुए या बच्चे हो गए तो बच्चों के लिए सोच रहे, कल्पना कर रहे, उनके लिए मेहनत कर रहे। और मैं कितने सारे माँ बाप को देखता हूँ जो इंतज़ार कर रहे हैं ये 12th कर लें, किसी कॉलेज में चले जाएं, फिर मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। इसका मतलब बच्चों के साथ तो आपका ज़िंदगी शुरू नहीं हुआ। कभी आपको लगता था कि बच्चों के होने से ज़िंदगी है, कभी आपको लगता है कि ये जाएं तो मैं अपनी ज़िंदगी शुरू करूँगी। ऐसे भी एग्जाम्पल तमाम देखने को मिलते हैं। तो क्या चीज़ को ज़िंदगी बोल रहे हैं? कई लोग हैं जो जितना जैसा जॉब चाहते थे उससे बेहतर जॉब मिला, जितना पैसा चाहते थे उससे बेहतर पैसा आ गया, जैसा बच्चों को सेटल होता हुआ देखना चाहते थे उससे बढ़िया बच्चे सेटल हो गए, सब हो गया, लेकिन हम सेटल नहीं हुए। अभी भी वो खालीपन है। तो ज़िंदगी में कोई उदासी है, कोई खालीपन है, कोई साधन की कमी नहीं है, फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है ना? तो कोई चीज़ है, कोई और चीज़ है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, जिसकी मैं तलाश में था। कभी जवानी में लगता था कि ये शौक़ पूरे हो जाएं, है ना? किसी उम्र के पास जाके वो शौक़ उतना सुख नहीं देते हैं जो कभी जवानी में देते थे। अब नहीं समझ में आता है कि और क्या किया जाए। तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी कुछ और है जिसको हम, यदि कम से कम हमारी कल्पना में उसका एड्रेस ठीक आ पाएगा तो अपनी व्यावहारिक ज़िंदगी में उसको पाने के लिए कोई कोशिश करेंगे। जिसका एड्रेस भी हमारे पास नहीं है, उसकी कल्पना में भी हमारे पास कोई पिक्चर नहीं है, तो उसके लिए कोशिश भी क्या करेंगे? ठीक हो गया? तो पहला हम तय करने की कोशिश कर रहे हैं, कि पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी क्या है। और कोई बोलेगा जॉब और ज़िंदगी में क्या अंतर है? जॉब और ज़िंदगी में क्या अंतर है?
है? माइक 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 फटाफट। जीने का मतलब ही नहीं जाने तो जिंदगी क्या जी? जीने का मतलब नहीं जाने तो जिंदगी क्या जी? जिंदगी का जीऊं, ऐसा बोले जी। तो चलिए, आप नहीं बोल रहे तो मैं बोलता हूँ, बोलूं? तो देखो, उसको थोड़ा टेक्निकली समझ के देखते हैं, इसको थोड़ा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तो हमको ये ध्यान में आ रहा है कि जब हम जिंदा रहने की बात, देखो ये तो बहुत क्लियर है कि जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है कि नहीं है? है। लेकिन जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो जीना उसमें शामिल है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है। ये क्लैरिटी हो गई। तो जिंदा रहने की बात यदि हम कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जब भी हम जिंदा आदमी के जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो उसके पास 4 विषय हैं। 4 विषय को परंपरा ने कहा कि पहले से भी कहा गया है, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। ये 4 विषय। उसके बाद हमने ये भी कहा कि भाई मानव में देखें तो 5 इंद्रियां भी हैं। 5 इंद्रियां मतलब आंख, नाक, कान, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 सेंसेस के रूप में हम पहचानते हैं। तो कितने मानव में 4 विषय और 5 इंद्रियां होती हैं? कितने मानव में 5 विषय और 4 विषय और 5 इंद्रियां होती हैं? सभी में होती। और कितने पशुओं में होती हैं? पशुओं में होती है कि नहीं होती? होती है। गाय में, कुत्ते, भैंस। तो पशु में भी होती है, मानव में भी होती है। यदि आदमी के जिंदा रहने को समझने जाएं तो पहले हम एक बार पशु की तरफ चलते हैं कि पशु का जिंदा रहना और आदमी के जिंदा रहने में कोई अंतर है कि नहीं है? कितने लोगों को लगता है कि पशु का जिंदा रहना, गाय का जिंदा रहना, भैंस का जिंदा रहना और आदमी का जिंदा रहना एक ही बात है? मानव और पशु का जिंदा रहना एक ही बात है, ऐसा कितने लोगों को लगता है? जिंदा रहना एक ही बात है, जिंदा रहने में कोई अंतर नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि नहीं, अंतर है? अंतर है। कितने लोगों को लग रहा है कि कंफ्यूजन है? हाँ, तीनों में कहीं तो हाथ उठाओगे। तो चलिए, कितने लोगों को लगता है कि मानव का जिंदा रहना और पशु का जिंदा रहना अलग अलग है? कौन बोल के बताएगा? आगे माइक दीजिए। एक माइक आगे रख लें, एक पीछे रख लें। 2 है ना, एक आगे दे दो, एक इनको दे दो भैया को। आप माइक रखो। हाँ, नहीं, हाँ, एक आप ले जाओ। मनुष्य और पशु जिंदा रहने के लिए अंतर एक ही है, विवेक का। मनुष्य अपना विवेक का उपयोग करके अपनी ज़िंदगी को आसान और अच्छा बना सकता है, लेकिन पशु में विवेक नहीं होने के कारण वो केवल जिंदा रह सकता है और किसी भी हालत में वो जीता है। पानी गिर रहा है, उदाहरण बताऊं तो इंसान छांव में चला जाता है कहीं भी सुरक्षित जगह में, लेकिन जानवर जो है वो वहीं का वहीं खड़े रहता है धूप और बरसात में। ये अंतर है उसके जीने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहेगा? और किसी का मन है? पशु और आदमी के जिंदा रहने में क्या अंतर है? मनुष्य का जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है। वो जी करके किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकता है, किंतु ये पशु जो है, देखो मैं जिंदा रहने की बात कर रहा हूँ, आप जीने की बात कर रहे हैं। पशु मैंने जीने की बात पूछा ही नहीं है। जी जी, मैंने कहा है कि मानव और पशु के जिंदा रहने में क्या अंतर है। हाँ, क्योंकि जिंदा रहने और जीने को हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, इसलिए दोनों को मिक्स करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकली दोनों के जिंदा रहने में क्या फर्क है। उद्देश्य की बात अभी कर नहीं रहे। जी जी, दोनों के जिंदा रहने में क्या फर्क है?
अब मनुष्य है वो ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक जीता है, किंतु पशुओं में यह संभव नहीं है। अच्छा, प्रकृति के अधीन। अभी पशु ज़्यादा बेहतर जीते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आदमी? पशु अच्छा जी रहे। हो गया ज्ञान विवेक का। पशु वही खाता है जो उसको खाना है, मानव बहुत सारी गलती करता है। तो ज्ञान और विवेक का उदय मानव में हो सकता है, ये संभावना है। लेकिन अभी जैसा मानव जी रहा है, यदि मानव के जीने की पूरी चर्चा को देखेंगे, यदि पशु ज़्यादा नियम पूर्ण जी रहा है कि मानव ज़्यादा ऐसा धन्य है कि पशु नियम पूर्ण जी रहा है, तो मानव, मैं और ठोस पूछ लेता हूँ, हम आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव हैं? जोर से बोलो। हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव होना शेष है। आचरण से मानव होने का मतलब है कि जिंदगी को पहचान सकें और जिंदगी को जी सकें, इससे कम में मानव होने का मतलब नहीं है। खैर, मैं पूछ रहा था कि टेक्निकली पशु और मानव में क्या फर्क है? मानव जो है, थोड़ा खड़े होके बोलेंगे तो अच्छा है। थोड़ा खड़े होके बोल दो। और क्या, बढ़िया बोलते हैं, बोलो बोलो। मानव जो है जिंदा रहने के लिए अपनी सुख सुविधा स्वयं करता है, लेकिन पशु जो है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी उतनी सोच ही नहीं है। वो मेरे ख्याल से दूसरों पर निर्भर है। पशु दूसरों पर निर्भर है कि आदमी दूसरों पर निर्भर है? पशु अपना जिंदा रहने का इंतजाम खुद करता है कि कोई उसके लिए दूसरा करता है? पशु यानी कहने जो सुख सुविधा है वो मानव खुद कर लेता है, लेकिन पशु वो नहीं कर पाता। हमारे पास एसी है, उसके पास एसी नहीं है, ये बात ठीक है। लेकिन अपने जिंदा रहने का इंतजाम करने में पशु कैसा दिखाई देता है? अपना इंतजाम खुद करता है कि उसके लिए कोई दूसरा कर रहा है? पशु खुद करता है। जंगल में था, ये तो घर तो हम उठा के ले आए उसको। ये पशु तो अपने से चल के आया नहीं था कि मेरा दूध निकाल लो, हम ही लेके आए। तो पशु तो जंगल में ही था, वो जंगल में था तो उसके बच्चे होते ही थे, वो जिंदा रहता ही है। गाय भी जिंदा रहती है, शेर भी जिंदा रहता है, बकरी भी जिंदा रहता है, सब अपने अपने तरीके से रहते हैं और अपने अपने जिंदा रहने का इंतजाम भी करते हैं। जिंदा रहने की बात करें। हाँ जी, पीछे आपके माइक दे। जैसे शुरू में जो 4 विषय लिखे हैं, आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, यही पशु के गुण हैं। अच्छा, मानव के नहीं? मानव में एक स्पेशल गुण है दिमाग, जो भगवान ने दिया है। हाँ, बाकी ये 4 गुण तो पशु के ही हैं। चलो, अब आदमी इसी तरह से जीता है तो पशु मैं एक बढ़िया बात जो कभी आदरणीय नागराज जी से चर्चा में मुझको समझ में आई और मुझको वो अच्छा भी लगा और बहुत क्लियरली हम पहचान सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो देखो, पशु में देखेंगे तो पशु 5 इंद्रियों से 4 विषय की पूर्ति करते हैं और ऐसा करके जिंदा रहते हैं। पशु का स्टाइल ऐसा है। पशु इंद्र, जैसे गंध से वो खाना पहचानता है, तो पशु इंद्रियों से, इंद्रियों के माध्यम से 4 विषय पूर्वक जिंदा रहते हैं। ये बात ठीक? तो पशु इंद्रियों को यूज करके 4 विषय पूर्वक जिंदा रहते हैं। मानव एकदम इसका उल्टा करता है। मानव 4 विषय को यूज करके 5 इंद्रियों से सुखी होने की कोशिश करता है। ऐसा है, जब सुबह आपको भूख लगती है तो आप क्या पूछते हो? आज क्या बनाओगे? आज क्या बनाओगे के पीछे क्या रहता है? पीछे क्या रहता है? स्वाद। ठीक? तो मानव के आहार की यदि बात करें तो उसके केंद्र में सुख है कि स्वास्थ्य है? स्वास्थ्य, मानव का स्वस्थ रहना बाई प्रोडक्ट है। प्रधान क्या है? स्वाद है। पशु में प्रधान क्या है? वो वही खाएगा जो उसके खाने के लिए अनुकूल है। ठीक है? शाकाहारी गाय मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। शेर मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। इसका मतलब पशु जो कुछ भी कर रहा है वो प्रकृति के नियम के अनुसार ही चल पाता है। मानव की हर समय तलाश किस बात की है? सुख की तलाश। ठीक है? मानव की तलाश हर समय। तो मानव 4 विषय को यूज करके 5 इंद्रियों से सुख भोगना चाहता है।
बाई प्रोडक्ट है जिंदा रहना। पशु 5 इंद्रियों को यूज करके 4 विषय पूर्वक जिंदा रहना चाहता है, तो पशु के फोकस में जिंदा रहना है, मानव के फोकस में सुखी रहना है, और जिंदा रहना बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट समझ रहे हैं? वो स्वयं स्फूर्त हो जाता है, क्योंकि जितनी भी मीठी चीजें हैं, स्वादिष्ट चीजें जितनी भी हैं, वो नॉर्मली शरीर के लिए पोषक रहती हैं। जहर है वो ही कड़वा होता है, तो हम पहचान लेते हैं कि ये जहर है। चलिए, ये बात कितने लोगों तक पहुंची? पशु और मानव के जिंदा रहने में टेक्निकली अंतर है कि नहीं है? है ना? तो पशु 5 इंद्रियों को यूज करके 4 विषय पूर्वक जिंदा रहता है, मानव 4 विषय को यूज करता है ताकि 5 इंद्रियों से सुख पा सके, और जिंदा रहना साथ में हो जाता है। जिंदा रहना उसको कोई बहुत फोकस में नहीं, आज जिंदा रहने में जिंदा रह सकूं इसलिए आज कौन सा नाश्ता करूंगा, ऐसा सोचता हूं? ऐसा नहीं सोचता, स्वाद के लिए। चलो, ये अंतर क्यों है दोनों में, पशु में और मानव में ये अंतर क्यों है? ऐसा है, पशु स्वभावगत क्यों नहीं जी रहा है? हाँ, तो सुख की तलाश में भटके कि नहीं भटके? पशु और मानव में ये अंतर क्यों है? बुद्धि। तो बेसिकली जो बात आप कह रहे थे, तो मानव में काला पेन हो रहा है, उसको झटक के देखो, हरा पेन दिखेगा। धरती के सभी मानव को 2 वरदान प्राप्त हैं, कल्पनाशीलता, ये दिख नहीं रहा होगा, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, 2 वरदान मानव को प्राप्त है। मानव के पास सोचने की क्षमता है, और कितनी है? सीमित है कि असीमित है? असीमित क्षमता है। और जैसा मानव सोचता है वैसा कर्म भी कर पाता है, उसको जमीन पे भी उतार पाता है। तो पशुओं में कल्पनाशीलता है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है कि पशुओं में कल्पनाशीलता है? किसी को नहीं लग रहा। पशु में सोचने की क्षमता, विचार, पशु में विचार है कि नहीं है? पशु में विचार है कि नहीं है? कितने लोगों को लगता है कि पशु में विचार है? पशु विचार करता है, ठीक है। फिर कल्पनाशीलता है कि नहीं है? कल्पनाशीलता नहीं है। तो विचार है, कल्पनाशीलता नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? तो पशु में आंशिक रूप में विचार है, जैसा मानव में है वैसा नहीं है, लेकिन पशु में कल्पनाशीलता नहीं है। कल्पनाशीलता का मतलब है हर पशु, जैसा आपने कहा कि अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार जीता है, तो हर पशु अपने वंश के अनुसार जीता है। एक चिड़िया है ना, मेरे को वो टोकरी वाला घोंसला देखा है पक्षियों का, है ना। एक पशु, एक पक्षी जैसा घोंसला बनाता है हजारों साल से वैसे ही घोंसला बनाता है, उसमें 1 BHK 2 BHK 3 BHK नहीं कर लेता है ना। बंदर जैसा, जिसके मानव के जैसे हाथ पैर हैं, वो अपना घर नहीं बनाता है तो नहीं बनाता है, आने वाले हजारों साल भी नहीं बनाएगा। जबकि बंदर चाहे तो अपना घर बना सकता है कि नहीं बना सकता? बंदर चाहे, यदि बंदर का हाथ पैर जैसा है, उसको देख के ये तो समझ में आता है कि ये अपना घर बना सकता है। शेर जंगल का राजा होता है ऐसा आप सब बोलते हो, लेकिन बेचारा बेघर होता है, उसका अपना घर नहीं होता है और आगे भी कभी नहीं बनाएगा। इससे ये समझ में आया कि एक पशु जैसा है हजारों साल से जैसा है, आगे भी ऐसे ही चलेगा। पक्षी जैसा है वैसे ही चलेगा, लेकिन बाप जैसा है बेटा वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें कल्पनाशीलता है और अपने कर्म को जैसा वो सोचता है, जैसा वो चाहता है, उसको कर्म में बदलने की ताकत भी है।
तो एक कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, ये दो वरदान हर मानव के पास हैं। धरती के सभी मानव के पास ये दो वरदान समान रूप से उपलब्ध हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अपने लिए 2 रोटी का इंतजाम नहीं करता है, कोई हजारों लोगों के लिए 2 रोटी का इंतजाम करता है, कोई अपने घर के लिए नहीं सोच पा रहा है, कोई पूरे देश के लिए सोचता है। किस बात का अंतर है? किस बात का अंतर है ना? तो अपनी कल्पनाशीलता को किसने किस दिशा में इस्तेमाल किया, ये उस बात का अंतर है। धीरे धीरे हम समझेंगे कि जिंदा रहना और जीने में क्या फ़र्क है। तो अभी तक की चर्चा में एक बात पे हमारी क्लैरिटी बनी कि मानव जो कुछ भी करता है वो किसी सुख की तलाश में करता है। उसके सुख का एक आयाम ये है कि वो उसको इंद्रियों में खोजता है। उसके सुख का एक बड़ा हिस्सा है ना, वो उसको इंद्रियों में खोजता है, अच्छा लगने में खोजता है। तो आदमी केवल इतने में खा पी के ही खुश हो लेता है कि कुछ और भी करता है? आदमी केवल खा पी के लिए ही खुश हो लेता है, कपड़ा पहन के ही खुश हो लेता है कि कुछ और भी करता है ना? गरीब से गरीब आदमी भी बोलता है कि बाबूजी 2 रोटी इज्जत की चाहिए। तो उसका सम्मान, उसकी पहचान, ये उसके लिए एक बड़ी आवश्यकता है, ये उसकी बड़ी भूख है। सही मायनों में यदि एक आदमी को देखें तो रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका सम्मान, उसकी पहचान उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना? अक्सर वो अपने सम्मान पहचान के लिए रोटी छोड़ भी दे, है ना? लेकिन दोनों में एक चीज़ को सामने रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यदि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, है ना, तो शायद हम सम्मान और पहचान के लिए ज़्यादा परेशान होते हैं, है ना? रोटी कोई ना कुछ करके हम रोटी का इंतज़ाम कर ही लेते हैं। यदि सम्मान और पहचान की बात करें तो ये कहाँ से आता है? हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, है ना, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो हमारा सम्मान और पहचान कहाँ से आ रहा है? तो हमारे सम्मान और पहचान का बड़ा हिस्सा है कि मैं कैसा दिखता हूँ। मैं कैसा दिखता हूँ, ये हमारे सम्मान का, हमारी पहचान का बड़ा हिस्सा है। मैं कैसा दिखता हूँ में क्या क्या चीज़ शामिल है? शक्ल शामिल, बाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना? दुनिया को पता नहीं चले, आपको तो पता ही है सफ़ेद है, कितना भी काला करो। तो हमारा बाल भी इम्पोर्टेंट है, हमारी शक्ल भी इम्पोर्टेंट है। तो शक्ल ही इम्पोर्टेंट है कि पूरा शरीर ही इम्पोर्टेंट है? पूरा शरीर ही इम्पोर्टेंट है कि मोबाइल भी इम्पोर्टेंट है? मेरा मोबाइल कैसा दिखता है? फिर मोबाइल ही इम्पोर्टेंट है कि गाड़ी भी इम्पोर्टेंट है? और फिर साड़ी भी इम्पोर्टेंट है? और फिर मकान भी इम्पोर्टेंट है? तो मेरा मकान कैसा दिखता है, मेरी गाड़ी कैसी दिखती है, मेरा, है ना? तो दिखना हमारे लिए, रूप हमारे पहचान का, हमारे सम्मान का एक बड़ा आधार है। रूप के साथ साथ बल, पूरा शरीर ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ धन कितना है, उसके साथ साथ पद क्या है। तो रूप, बल, धन और पद, ये हमारी ज़िंदगी में हमारी पहचान का, हमारे सम्मान का, सामाजिक रूप से जो हम पहचान और सम्मान पाने की कोशिश कर रहे, उसका ये बड़ा आधार है। इसके अलावा कोई आधार है? इसके अलावा कुछ और है जो हम कर रहे हों? है? सारा कर्म इसी के लिए है। कर्म से पहचान बनती है। जैसे अच्छे कार्य, जैसे एग्जाम्पल देके बताइए। किसी गरीब को भोजन खिला दिया, इससे आपको सुकून मिलता है कि सम्मान मिलता है? यदि व्यक्तिगत रूप से किया तो सुकून मिलता है। फिर पूरे शहर में आपने हजारों लोगों को एक साथ खिला दिया तो लोगों को पता चलता है कि भाई ये आदमी थोड़ा सा इस तरह का है, तो थोड़ा सा वो सम्मान में कन्वर्ट होता है ना? लेकिन वहाँ भी क्या चीज़ काम कर रही है? आपका पैसा ही काम कर रहा है। तो बेसिकली पैसे को आपने सम्मान में बदल लिया, और कोई देखने ही नहीं आए आप हजारों लोग को खाना खिला रहे, है ना?
तो उसको कितने दिन करते हैं? ये तमाम सेवा की जितनी एक्टिविटीज़ हैं ये बड़े ज़ोर शोर से शुरू होती हैं और धीरे करके एक एक करके अधिकांश लोग खिसकते हुए भी दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है यदि बहुत बड़े भाग में देखें सामाजिक रूप से जो हम सम्मान और पहचान पाने की कोशिश करते हैं उसमें ज़्यादा बड़ा भाग रूप, बल, धन और पद ही है। इसके अलावा कुछ और है तो बताइए। समाज में जिसको सम्मान मानते हैं है? गुण मतलब क्या कर दिया गुण में? यदि सदुपयोग होगा तो गुण कहलाएगा। कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, यदि उसका उपयोग... थोड़ा खड़ा होके बोल देंगे तो अच्छा है, माइक ले लेंगे तो अच्छा है। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। यदि कोई वस्तु है, हाँ, वस्तु अच्छी है लेकिन उसका गुण जो है वो हमारी आंखों से उतर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति भी है। यदि हमने व्यक्ति का अच्छा जी, बोलिए माइक से बोलिए। मैं अभी आया हूँ। हाँ, मैं ऐसे कह रहा था सर, माइक दूर कर लीजिए। नहीं बस थोड़ा, हाँ ऐसे। हाँ, गुण जो है यदि व्यक्ति है तो यदि व्यक्ति दुरुपयोग करता है अपने व्यक्तिपना का। समझ गया। तो अपने शहर में सम्मान किसका है? जिसके पास 4 गाड़ियां हैं कि जिसके पास 1 गाड़ी है? ये छोटी छोटी बातों को छोड़िए। 4 गाड़ी अथवा कि 4 मकान। ये छोटी होती तो कितना अच्छा होता। नहीं, जिस आप लाइन में जा रहे हैं, एक तो पहले आपने विषय देखिए, पहले मैंने ये कहा कि सामाजिक रूप से, तो मैं आपकी व्यक्तिगत बातचीत नहीं कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छे आदमी होंगे, आप बहुत अच्छा जीते होंगे, ये बात एक तरफ है। लेकिन समाज में जिसको हम सम्मान कह रहे हैं, जिसको हम पहचान कह रहे हैं, वो कैसे पा रहे हैं? समाज में क्या चल रहा है? अभी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिस आप गहराई में प्रवेश किए थे, विषय और इंद्रियां, उसके बाद आप आ गए गाड़ी अथवा कि मकान। तो जीवन विद्या जो है, अब आप ज़्यादा जानकार हैं, जीवन जीने की उसको बाद में समझेंगे। पहले संसार कहाँ चल रहा है पहले उसको समझ लेते हैं। आहो, मैं आपकी बात से असहमत थोड़ी हूँ। आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो। ठीक है, फिर व्यर्थ पहले संसार कहाँ खड़ा है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि जहाँ खड़ा है चलना वहीं से है। मैं व्यर्थ बात नहीं करूँगा। ठीक है, आपकी बात से आप आगे बढ़िए। हाँ, अभी आगे ही बढ़ना ठीक है। तो क्या क्लैरिटी बनी? यदि हम सामाजिक रूप से देखें, अच्छा, यदि हम सामाजिक रूप से देखें, यदि हम सामाजिक, थोड़ा खोल देना, यदि हम सामाजिक रूप से देखें तो समाज में क्या दिखाई दे? इस तरह के हॉल में हम अच्छी चर्चा करते हैं, ये अच्छा लगता है। शादी करते हैं तब क्या होता है? समाज में ऐसा चलता ही है, तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक, लास्ट में होता वही है जो समाज में चल रहा होता है। तो इसका मतलब है कि व्यक्तिगत रूप से मेरी स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन जब मैं समाज के बीच में उठता बैठता हूँ, अनचाहे कम चाहने में, ज़्यादा चाहने में गाड़ी उधर ही जाके फंसती है। इसका मतलब है कि अभी हम समाज की चर्चा कर रहे हैं कि समाज में क्या चल रहा है। तो समाज में क्या चल रहा है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि सामाजिक रूप से हम सम्मान किसको मान रहे हैं? समाज का अधिकांश वर्ग सम्मान किसको मानता है? और मैं भी हॉल में चर्चा करूँ ये अलग बात है। जब हम समाज में जी रहे हैं तो सम्मान किसको मान रहे हैं? चाहे समाज के अध्यक्ष बने, ठीक है। तो जब तक हमारे पास कोई धन और पद नहीं है, तब तक हमको लगता नहीं है कि हम कुछ थोड़ी ठीक ठाक स्थिति में आए। तो धन और पद हमारे लिए महत्वपूर्ण बना ही रहता है। कितने प्रतिशत लोग समाज में, कितने प्रतिशत लोग, कितने प्रतिशत? ठीक, 99 रख लेते हैं, 1% को छोड़ देते हैं। ये सभा की मर्यादा है। भी कोई झगड़ा करने लगे कि नहीं मैं तो इसमें शामिल नहीं हूं, तो उसके लिए 1% का स्पेस छोड़ के रखे। सभा भी तो चलानी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत का कोई भी कोना ले लें, विश्व का कोई भी कोना ले लें,
99% लोगों में अपना पहचान और सम्मान का आधार मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा शरीर मन, मेरा मनोबल कैसा है, पैसा मेरे पास कितना है और पद मेरे पास कितना है, इसी रूप में समाज अपने सम्मान और पहचान को पहचानता आया है ना। व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो इससे अलग भी जीता हो, है ना, हो सकता है, लेकिन सामाजिक रूप में जब हम पूरे समाज की बात करते हैं तो हम ऐसा पहचानते हैं कि हाँ, अपने सम्मान और पहचान को हम ऐसा पहचानने गए। कुछ कहना है किसी को? माइक दीजिए। माइक। मुझे लगता है कि 4 के अतिरिक्त एक और बल है, हाँ, जो ज्ञान के आधार पे जो जिसे प्रवचन करते हैं या ज्ञान का प्रकाश जग में फैलाते हैं। प्रवचन करके कमाई ही उपलब्धि है, ये भी समझना पड़ेगा कि प्रवचन में आपके यहाँ आया जी, जैसे ऐसे तमाम बहुत अच्छे कविताकार हैं जो अपने 2 घंटे की प्रेजेंस का 2 से 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपने, है ना, 1 दिन के उपस्थिति का, है ना, मान लीजिए 10-20 लाख भी चार्ज करते हैं। तो अब ये समझना होगा कि आपके बोलने से दूसरे की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा। तो यदि मेरे बोलने से आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा तो मेरे बोलने के पीछे मोटिवेशन क्या है, मेरे बोलने के पीछे मेरे लिए वो व्यवसाय ही है। मेरे को इतने लोग बुलाते हैं, मैं उससे आप किसी कॉलेज में बोल के पैसा कमाते हो, मैं सभा में प्रवचन करके पैसा कमाता हूँ, और मैं कम समय में ज़्यादा पैसा कमाता हूँ। गुजरात में एक पत्थर उछालोगे तो बहुत संभावना है कि वो किसी ऐसे प्रवचनकर्ता के सर पे पड़ेगा। इतने प्रवचन करता है, क्योंकि जिस समाज में पैसा ज़्यादा है वहाँ लोगों की एक तरह की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, मानसिक आवश्यकता के रूप में ऐसे तमाम लोगों की आवश्यकता वहाँ बन गई है। इसका मतलब है कि अभी ये भी समझना पड़ेगा कि वो जो ज्ञान जिसको हम कह रहे हैं कि ज्ञान का मतलब क्या है। बोलना ज्ञान है क्या? शिक्षा देना। हाँ, शिक्षा देना ज्ञान है कि पहुँच गया का पहचान ज्ञान है? देने का नाम ज्ञान है कि वो पहुँच गया तो ज्ञान है। यदि सामने वाले में कोई चेंज आया तो ज्ञान का पता चला। हाँ। मैं कितनी अच्छी बातें बोल के निकल गया, यदि कहीं भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई खास दिखने लायक चेंज नहीं आ रहा और मेरी जेब बढ़िया भर रही है और कई लोग और उस काम के लिए तैयार हो गए हैं, तो फिर ये समझना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि फिर ये भी एक जॉब है ना। तो ज्ञान जिसको हम बोल रहे हैं उसको मैं जगह पे रखूंगा, समय आने से रखूंगा। आपकी बात ठीक है, लेकिन उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। अभी तो वो ज्ञान भी किसी पद के ही काम आ जाता है। वो ज्ञान भी किसी, जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं, वो ज्ञान है कि सूचना है, वो किसी पद के काम आ रहा है कि वाकई में लोगों की जिंदगी, लोगों को जीने, जिंदगी देने के काम आ, इसका नाम जिंदगी है। जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हाँ। जैसे जैन मुनि हैं। हाँ। उनको किसी का लालच नहीं होता, वो निस्वार्थ भाव से उपदेश देते हैं, लोग उसके उपदेश का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाते हैं, उठाने वाले। और कई लोग ऐसे हैं कि इधर सुने एक आंख से निकाल दिए, उसको मैं नहीं कहता। बाकी जिसको अपन जीवन में परिवर्तन करने की स्वयं इच्छा है, बिल्कुल ठीक, तो किसी सीमा तक कुछ काम आए, लेकिन जब पिक्चर पूरी होने देते हैं तो उसका और बेहतर हम मूल्यांकन करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात हो गई। तो फिर से फाइनल शेप में आ जाते हैं। कितने प्रतिशत लोग संसार में अपनी पहचान और अपने सम्मान को कभी रूप में देखते हैं, कभी शरीर में देखते हैं, कभी पैसे में देखते हैं, कभी पद में देखते हैं? कितने प्रतिशत? कितने प्रतिशत? अब देखिए, एक ही दुकान से लाते हैं क्या? नहीं, ये ठीक, बता, उसको हटा दे। तो देखिए, अब आपको सभा समझ में आ गई कि ये सभा कैसे चल रही है। इसमें हम और आप साथ साथ चल रहे हैं और चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो एक वो तरीका है कि मैं कुछ भी बोल के निकल जाऊंगा, आप तक क्या पहुंचा नहीं पहुंचा आपकी जिम्मेदारी
हम साथ साथ चर्चा करते हुए आगे चल रहे हैं ताकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को हम कुछ कर सके, है ना। अब देखिए, ये जो सम्मान और पहचान की आवश्यकता है ये कैसी है? ये स्थायी है कि अस्थायी है? सम्मान और पहचान हम कैसा चाहते हैं, स्थायी हो कि अस्थायी हो? स्थायी हो। सम्मान और पहचान की आवश्यकता स्थायी है। जिन चीजों से हम चाहते हैं वो स्थायी है कि अस्थायी है? वो परिवर्तनशील है। ये बात पहुंची? किसी को तंग करना हो तो उसका आसान तरीका ये है कि 10 दिन रोज नमस्ते करके निकलो और 11वें दिन मुंह उधर फेर के निकल जाओ। तो सम्मान और पहचान मैं स्थायी चाहता हूं। जितना सम्मान मुझको आज की डेट में मिल रहा है इससे कम हो जाए ऐसा मैं चाहता हूं। ये बढ़ जाए और नहीं भी बढ़े तो कम से कम इतना बना रहे, ऐसा तो मैं चाहता हूं। तो सम्मान और पहचान का स्थायी तो चाहता हूं, लेकिन जिन चीजों से चाहता हूं वो स्थायी है कि परिवर्तनशील है? वो परिवर्तनशील है। रूप जैसा 10 साल पहले था ऐसा अब नहीं है ना। शरीर जैसा था वैसा अब नहीं है। धन तो 20 साल में सब ऊपर नीचे होता रहता है ना। अभी कल की न्यूज़ है 21 लाख करोड़ एक दिन में डूबा। भारत का पूरा टैक्स, पूरे देश के सारे टैक्स मिला के 20 लाख करोड़ होते। तो ये पूरा देश एक साल में जितने टैक्स चुकाता, जितना टैक्स देता, उतना लॉस एक दिन में हो गया। शेयर मार्केट गिरा, जो कुछ भी हुआ। तो इसका मतलब है कि धन और पद, लाखों लाख जिनके शेयर में मार्केट में पैसे लगे होंगे तो रातों रात कई लोग रोड पे आ गए होंगे। तो धन और पद हमेशा बदलता रहेगा। एक दिन हर आदमी को रिटायर होना ही है ना, हमेशा कोई रहेगा नहीं। तो धन और पद हमेशा परिवर्तनशील है। तो क्या कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी में हम? क्या कोशिश कर रहे हैं हम? परिवर्तनशील चीजों से स्थायित्व पाने का असफल प्रयास कर रहे कितने प्रतिशत लोग? 99% लोग। तो जब हम ऐसा करते हैं तो 3 फ्री गिफ्ट मिलते हैं। एक मिलता है भूतकाल की पीड़ा, दूसरा वर्तमान से विरोध, तीसरा भविष्य की चिंता। भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता। उम्र बढ़ने के साथ साथ सारी सफलताओं के बावजूद हमारी जिंदगी में ये भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? जोर से बोलो। बढ़ता हुआ। इसी का नाम अपने भीतर और बाहर युद्ध और संघर्ष है। इसी का सारा नाम युद्ध और संघर्ष है। तो दोस्तों, जिसको हम जिंदा रहना कह रहे हैं, जिसको हम पद, रूप, बल, धन, पद की सारी दुनिया कह रहे हैं, फाइनली वो इसमें जाके कन्वर्ट हो रहा है ना। कारण क्या है? कारण क्या है? और इतना ही नहीं है, ये करेला भी है, ऊपर से नीम चढ़ा भी है। करेला तो ऐसे हो गया कि परिवर्तनशील से हम स्थायित्व को पाना चाहते हैं, ये एक प्रॉब्लम। हम परिवर्तनशील चीज़ों से, रूप बदलेगा, हर किसी का बदलेगा, शरीर मरण धर्मा है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो रूप बदलेगा, शरीर बदलेगा, पैसा हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, और हम एक जैसे ही रखना चाहते हैं कि बढ़ाना भी चाहते हैं, है ना। और पद हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, हम बढ़ाना ही चाहते हैं, और ये परिवर्तनशील है। लोचा इतना ही है कि कुछ और भी है, प्रॉब्लम इतनी है कि कुछ और भी है।
प्रॉब्लम इससे भी और बड़ी है। क्या है? हाँ, किसने बोला?